नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल हमने फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों में उनकी शाखाएं। आज हम दोस्तों जो चैप्टर है ना अपना वो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो 12वीं की बुक का है और वो चैप्टर है दोस्तों हमारा विद्युत आवेश व क्षेत्र। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो चैप्टर है ना वो है विद्युत आवेश व क्षेत्र। अब इस विद्युत आवेश व क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, वो है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये दो शब्द है इसमें, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। और इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों आवेश यानी चार्ज। तो इस इलेक्ट्रो शब्द का मतलब क्या हो गया? आवेश। अब इसमें इलेक्ट्रो का मतलब तो आवेश हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो स्टैटिक है ना, इसका मतलब होता है स्थिर। तो ये स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो शब्द है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रो है, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों आवेश, और ये स्टैटिक है तो इसका मतलब हो गया स्थिर। तो जो स्थिर वैद्युतिकी है ना, इसकी परिभाषा क्या बन गई कि स्थिर दोस्तों भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दो शब्द है, कौन कौन से? इलेक्ट्रो और स्टैटिक। अब इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों आवेश, ठीक है, आवेश यानी चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हुई इस शब्द से कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थिर वैद्युतिकी। तो ये तो हो गई स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्थिर आवेशों के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये चैप्टर अपना विद्युत आवेश व क्षेत्र, इसमें जो विद्युत आवेश है वो क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, अब एक एक चीज हम एक एक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। हमारा टॉपिक है दोस्तों विद्युत आवेश। ठीक है दोस्तों, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है, और वो कौन सा गुण है? जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु के, जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है अनावेशित और ये वस्तु है आवेशित। तो ये वस्तु इसके संपर्क में ना आकर इस वस्तु को किसी बल का अनुभव करा दे, उसी गुण को, जो अनुभव कराने का जो गुण है इस वस्तु को किसी बल का अनुभव कराने का जो गुण है, वही क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश। तो इस विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को किसी बल का अनुभव कराती है। तो इस विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? किसी वस्तु का वह गुण, यानी कि विद्युत आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है। तो ये क्या गुण है कि किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को किसी बल का अनुभव कराती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया विद्युत आवेश। अब ये जो विद्युत आवेश है ना, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और दोस्तों ये कूलाम है, ये इसका एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश क्या हो गया? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु
को किसी बल का अनुभव कराता है वो क्या होता है, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, वो होता है कूलाम। और ये कूलाम कौन सा मात्रक है इसका, एसआई मात्रक यानी कि एमकेएस मात्रक, ठीक है। अब एक राशि कौन सी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो दोस्तों जो विद्युत आवेश है ना, यह होता है अदिश राशि। विद्युत आवेश क्या होता है, अदिश राशि, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत आवेश हो गया किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु में किसी बल का अनुभव कराती है, तो वो क्या होता है, विद्युत आवेश। और इस विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अब ये परिभाषा का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आप ये पेंसिल है, पेंसिल को हम अपने बालों में रगड़ते हैं यूँ, और मेरे पास कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब मैं उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ये पेंसिल लेके जाऊंगा ऐसे, तो वो कागज के टुकड़े इसके चिपकेंगे, ठीक है। तो इस वस्तु ने उन जो कागज पे बल लगाया है, वो बल गुण क्या है, वो बल है ना, वो बल लगाने का गुण है ना, वही क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश, ठीक है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को किसी बल का अनुभव कराती है, वो क्या होता है, विद्युत आवेश। अब दोस्तों विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वैसे तो हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो इस विद्युत आवेश का फॉर्मूला है वो है विद्युत आवेश। दोस्तों विद्युत आवेश को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। विद्युत आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, यानी कि क्यू से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश, इसका फॉर्मूला क्या है, तो विद्युत आवेश बराबर होता है दोस्तों धारा इंटू समय, यानी कि धारा और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, विद्युत आवेश। तो इस विद्युत आवेश को हम लिखेंगे क्यू से, धारा को हम लिखते हैं दोस्तों आई से, और समय को हम लिखते हैं टी से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया विद्युत आवेश का फॉर्मूला, क्या कि क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। कि विद्युत आवेश क्या होता है, धारा और समय का गुणनफल। और इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है दोस्तों हमारे पास, क्यू बराबर आई इंटू टी। यहाँ से हम आई का मान भी निकाल सकते हैं और टी का मान भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, आई बराबर हो गया क्यू अपॉन टी, और टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू अपॉन आई। तो ये तो इस फॉर्मूले से ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी विमा क्या होती है दोस्तों। इसकी विमा हो गई, यहाँ से विमा निकालने के लिए पहले हम इनको मूल राशि में बदलेंगे। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो धारा है ना, धारा वो खुद एक मूल राशि है, समय है वो खुद एक मूल राशि है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड, ठीक है। अब जो विमा लिखते हैं ना हम, वो लिखते हैं हम बड़े कोष्टक में, ठीक है। तो पहले विमा लिखने के लिए हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब एम्पियर जो धारा का मात्रक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वो होता है कैपिटल ए, और यहाँ पर इसकी घात कितनी है, वो है 1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आई का काम कर लिया। अब समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वो होता है कैपिटल टी, ठीक है दोस्तों। तो एक किसकी विमा आ गई, आवेश की विमा आ गई, क्या आई, A1 T1, और उसके आगे बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है विद्युत आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी कि Q बराबर I इंटू टी, और इसकी विमा क्या होगी दोस्तों, A1 और T1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आवेशन की विधियां हैं वो क्या क्या होती है दोस्तों। तो पहले तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन है, कोई वस्तु किसी वस्तु में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो धारा का मान बताओ। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो धारा का मान बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित किया हमने, तो वो प्रवाहित होने में कितना समय लगा, 2 सेकंड, और हमें पूछा गया है धारा का मान। तो हम दोस्तों कौन सी सूत्र से निकालेंगे, अभी हमने देखा कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, धारा इंटू समय। तो जो आवेश होता है हमारा वो होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, ठीक है। अब हमें धारा दे रखी है यहाँ पर कितनी, सॉरी दोस्तों धारा तो निकालनी है हमें, आवेश कितना दे रखा हमें, 2 कूलाम, ठीक है। धारा हमें निकालनी है, समय कितना दे रखा हमें, 2 सेकंड।
तो आई का मान आ गया दोस्तों यहाँ पर 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी धारा कितनी आ गई? 1 एम्पियर। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो धारा का मान बताओ। अब धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? अभी हमने देखा कि आवेश अनावेश, आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय। अब आवेश कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2 कूलम, और धारा में ज्ञात करनी है, समय में दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय। अब आवेश तो हमें 2 कूलम दे रखा है, धारा ज्ञात करनी है और समय में 2 दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और यहाँ से आई का मान कितना निकल के आ गया? 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन हो गया किसका कि आई वो क्यों बराबर होता है आई इंटू टी, उसका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आवेश अनावेश, इसकी जो आवेशन की विधियां हैं, इस आवेश की आवेशन की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो आवेशन की 3 विधियां हैं। अब वो 3 विधियां कौन कौन सी है? तो पहली है वो है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। अब ये विधि कौन सी है दोस्तों? जैसे 2 वस्तुएं हैं, उन 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो वस्तुएं दूर दूर चली जाती है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं पर समान अलग अलग प्रकृति का लेकिन समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। वही क्या होता है दोस्तों? घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाने पर, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाने पर उनमें विपरीत प्रकृति व समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इस घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि 2 वस्तुएं हैं, जैसे ये 2 वस्तुएं, इनको मैंने आपस में रगड़ा तो इन पे विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत कैसे? जैसे या तो इस पे धनायन आ सकता है ऋणायन, या इस पे धनायन आ सकता है ऋणायन। इनकी प्रकृति तो अलग अलग होगी, लेकिन जो परिमाण है ना वो क्या रहेगा? समान। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाने पर उनमें विपरीत प्रकृति व समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो गया? घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि आवेशन की पहली विधि। अब दोस्तों जो दूसरी विधि है ना वो है चालन द्वारा। ठीक है, तो दूसरी विधि कौन सी है दोस्तों? वो है चालन द्वारा आवेशन। अब दोस्तों ये तो नॉर्मल टाइप है चालन द्वारा आवेशन। कैसे? जैसे 2 वस्तुओं को आप आपस में, जैसे ये 2 वस्तुएं हैं, ये आवेशित है, ये अनावेशित। तो इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित वस्तु के जब स्पर्श करेंगे यानी कि टच करेंगे, तो जो ये अनावेशित वस्तु है ना दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगी? आवेशित। तो ये कौन सी विधि हो गई? चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो यह हो गया कि 2 वस्तु एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को दूसरी या अन्य अनावेशित वस्तु के, एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर स्पर्श कराने पर किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर स्पर्श कराने पर अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया? चालन द्वारा आवेशन। क्या कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर उन दोनों को स्पर्श कराने पर वो अनावेशित वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित। यानी इसमें या तो धनायन आ गया या ऋणायन आ गया, तो वो कौन सी विधि होगी? चालन द्वारा आवेशन। अब हम देखते हैं कि तीसरी विधि कौन सी है दोस्तों। तो तीसरी विधि है वो है आवेशन। तो दोस्तों हमारी आवेशन की तीसरी विधि है वो है आवेशन, वो प्रेरण द्वारा आवेशन। दोस्तों तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इसमें। जैसे प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? जैसे
एक आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। इस आवेशित वस्तु को मैं इसके पास लेके जाऊंगा ना दोस्तों, तो अगर मैं मान लो ये धनायन है, इस धनायन को मैं इसके पास लेके गया तो इस वस्तु का जो आवेश है, यानी कि इस वस्तु को जैसे ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और अगर मैं यहाँ से प्लस का लेके गया तो ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये है कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाने पर जो अनावेशित वस्तु होती है ना, उसके जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का आवेश है ना, उस आने वाली वस्तु के साइड में चला जाएगा। मतलब कि इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे मान लो दोस्तों ये अनावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है, ठीक है। यहाँ मैंने ये प्लस प्लस यानी कि धनायन वस्तु है, तो जो अनावेशित वस्तु है इसके ये प्लस प्लस इधर हो गया, ये माइनस माइनस, मतलब कि जो हम अगर आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे ना, तो जो अनावेशित वस्तु है उसके जो आवेश है ना वो विपरीत आ जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं माइनस माइनस ले जाता ना इधर, तो यहाँ पर हो जाते प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाने पर। दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है, आप चालन में तो आपने स्पर्श करा दिया, लेकिन प्रेरण में आप स्पर्श नहीं करा सकते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श नहीं, ठीक है। तो किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाने पर अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेश, अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेश आवेशित वस्तु की ओर स्थित हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कि किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाने पर, वो भी स्पर्श नहीं कराने, ले जाने पर अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेश है ना वो आवेशित वस्तु की ओर स्थित हो जाते हैं। और दोस्तों इसी हम बोलते हैं प्रेरण, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा, किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के पास ले जाने पर स्पर्श नहीं, बिना स्पर्श ले जाने पर अनावेशित वस्तु के विपरीत आवेश आवेशित वस्तु की ओर स्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आवेशन की विधियां। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि जो जैसे मान लो एक गोला है, कि एक क्या है, गोला है। अब एक गोले को जैसे क्वेश्चन है कि गोले को धनावेशित करने की प्रक्रिया बताओ। एक क्वेश्चन आ गया कि गोले को धनावेशित करने की प्रक्रिया बताओ। अब पहली स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ये गोला लिया हमने, स्टेप फर्स्ट में करेंगे कि इस गोले का जैसे मान लो यहाँ पर ये है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे कि जो इसकी जो ये सतह है ना, इस सतह की विपरीत आवेश की वस्तु हम क्या लेके जाएंगे, इसकी ओर ले जाएंगे। तो ये हो गया कि विपरीत आवेश वाली वस्तु लाएंगे। किसकी तरफ लाएंगे दोस्तों, तो वो लाएंगे हम इस गोले की तरफ। तो ये जैसे हमने वस्तु लेके आए, ये विपरीत आवेश वाली, ठीक है दोस्तों, ये विपरीत आवेश वाली वस्तु लेके आए। अब ये दोस्तों इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये आकर्षण होगा, तो ये बन गया दोस्तों ये और यहाँ पर ये बच गया, ठीक है। अब दोस्तों अब हम इस गोले को क्या करेंगे, जो स्टेप सेकंड है ना, वो स्टेप सेकंड है, हम इस गोले को भू संपर्कित करा देंगे। क्या करा देंगे, भू संपर्कित, ठीक है। और भू संपर्कित करा देंगे, यानी कि इस आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, जहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश है ना वो शून्य हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो दोस्तों विभव होता है ना, V बराबर क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या बन गया गोला, और कौन सा गोला, धनावेशित गोला। तो ये गोले को धनावेशित करने की प्रक्रिया समझ लिया हमने दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों जी कि आवेश है ना, इस आवेश के जो मूलभूत गुण है, वो गुण कौन कौन से हैं।
तो आवेश के, अब हम देखते हैं आवेश के मूलभूत गुण। आवेश के मूलभूत गुण। अब आवेश के मूलभूत गुण कितने दोस्तों? 3 है। 3 कौन कौन से? तो पहला गुण है दोस्तों आवेश की योज्यता। अब आवेश की योज्यता क्या है दोस्तों? ये आवेश है ना, वो द्रव्यमान की भांति क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, आवेश द्रव्यमान की भांति क्या है? एक अदिश राशि। तो जो ये आवेश है ना दोस्तों, जैसे कोई निकाय है, उस निकाय में जितने भी आवेश होते हैं ना, तो जो उन निकाय में जो आवेश होते हैं, और वहां पर क्वेश्चन आ जाए कि कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश दोस्तों उन आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। तो ये आवेश की योज्यता क्या होगी? किसी निकाय में कुल आवेश, किसी निकाय में कुल आवेश उन अन्य आवेशों के, किसी निकाय में कुल आवेश उन अन्य आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, कि किसी निकाय में कुल आवेश उन अन्य आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कैसे? जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई निकाय है दोस्तों, उसमें आवेश है -2 कूलम, -2 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम। तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास किसी निकाय में आवेश है 2 कूलम, 3 कूलम, 6 कूलम, तो आपके पास कुल आवेश कितना है दोस्तों? तो कुल आवेश क्या होता है? अन्य आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो कुल आवेश हो गया यानी कि क्यों टोटल, कुल आवेश हो गया दोस्तों -2। अब इनका बीजगणितीय योग करेंगे, यानी कि जैसे है ना वैसे वैसे हम इनको जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3 + 6, तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 7। तो हमारा जो टोटल आवेश वो कितना है? 7 कूलम। तो ये तो दोस्तों आवेश की योज्यता होगी कि किसी निकाय में कुल आवेश उन अन्य आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। अब जो दूसरा है ना दोस्तों, वो दूसरा क्या है कि जैसे पहला हो गया आवेश की योज्यता, दूसरा दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई वस्तु है, कोई किसी आवेशित वस्तु का आवेश है ना, एक अन्य न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात जो आवेश है ना वो अनिश्चित भागों में नहीं बढ़ता है। जैसे कैसे कि किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु का आवेश, किसी आवेशित वस्तु का आवेश एक न्यूनतम आवेश, एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु का आवेश, किसी आवेशित वस्तु का आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो वो क्या हो गया दोस्तों? आवेश का क्वांटीकरण। अब जो आवेश है ना, एक यहाँ पर एक शर्त है कि आवेश का विभाजन है दोस्तों, विभाजन वो अनिश्चित भागों में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश का विभाजन क्या नहीं होता है? अनिश्चित भागों में नहीं होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि 2 कूलम, 2 कूलम, 4/3 कूलम, 5/6 कूलम और 4/3 कूलम, वो 6 कूलम, इनमें से आवेश का मान क्या है? सही आवेश का मान तो दोस्तों वो है 2 कूलम, क्योंकि आवेश का विभाजन अनिश्चित भागों में नहीं होता। और यहाँ पर 4/3 अनिश्चित भाग है, 5/6 भी अनिश्चित भाग है और 4/6 भी क्या है? अनिश्चित भाग है। तो दोस्तों ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। अब दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है Q बराबर ±NE। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से, Q बराबर ±NE। अब यहाँ पर Q क्या है दोस्तों? वो है आवेश। ठीक है, Q है आवेश, N क्या है?
n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है दोस्तों, यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण की क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर प्लस माइनस NE, ये इससे फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि एक कूलाम आवेश में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है दोस्तों, एक कूलाम आवेश में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। अब आवेश का मान कितना दे रखा है दोस्तों, इस सूत्र से हमें 1, ठीक है। n का मान हमें कितना दे रखा है वो हमें ज्ञात करना है, कैसे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या पूछा, और संख्या क्या होती है, वो होती है n। और यहाँ पर दोस्तों E है ना, E, अगर ये E का मान होता है -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर यहाँ पर ये चिन्ह चेंज हो जाए, अगर ये पॉजिटिव चिन्ह आता है ना दोस्तों, तो वो आता है प्रोटॉन का आवेश, ठीक है। तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो दोस्तों ये भाग नीचे चला जाएगा, तो n बराबर हो गया 1/1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और दोस्तों इसका मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -18। ये किसका मान आ गया दोस्तों, n का। कितना आ गया, क्योंकि n एक न्यूमेरिकल राशि है और न्यूमेरिकल राशि का कोई मान मात्रक नहीं होता, तो इसका मान आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर -18। अब दोस्तों जो लास्ट है ना अपना कि आवेश का जो मूलभूत गुण है ना, उनमें जो लास्ट है ना वो है आवेश का संरक्षण। तीसरा अपना आवेश का संरक्षण। अब आवेश का संरक्षण क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ऊर्जा का संरक्षण होता है ना, वैसे ही आवेश का संरक्षण होता है।